जी यार, नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकंड कैटेगरी है प्रोनाउन। सबसे पहले प्रोनाउन क्या है? वो अल्फाज जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं आपके प्रोनाउन। प्रोनाउन की डिफरेंट टाइप्स हैं। हम पहली टाइप की बात करते हैं। इस टाइप को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कितने हैं? 7 हैं। इनकी पहले मैं आपको गिनती करवाता हूँ। 7। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये 7 हो गए आपके पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, इन 7 को अब हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन से आते हैं? फर्स्ट पर्सन में 2 आते हैं, सेकंड पर्सन में 1 आता है और थर्ड पर्सन में 4 आते हैं। मतलब 7 को आगे आपने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब फर्स्ट पर्सन से मुराद क्या है? वो बंदा जो खुद अपने आप को सबसे पहले आप रखते हो, तो आप खुद जो है आप फर्स्ट पर्सन होंगे। फर्स्ट पर्सन में फिर 2 कैटेगरीज आती हैं, एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और एक फर्स्ट पर्सन प्लूरल। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। मतलब देखें, दोनों में आप अपने आप को रेफर कर रहे हो, या मैं या हम। अब आ जाए सेकंड पर्सन। सेकंड वो होता है जो आपके सामने होता है। मसलन आपके सामने जो बैठा हुआ है जिस टाइम पे है वो सेकंड पर्सन होगा और उसको आप एड्रेस करोगे एज यू। यू सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और यू सेकंड पर्सन प्लूरल भी है। दोनों के लिए सिंगुलर प्लस प्लूरल आप यू यूज करते हो। अब आ जाए थर्ड पर्सन पर। थर्ड पर्सन में थर्ड पर्सन पहले देखते हैं होता क्या है। वो पर्सन जो आप ना आप खुद हो ना आपके सामने है, बल्कि वो दीवार के पीछे है, गायब हालत में मौजूद है। जो सामने नहीं आपके, उसके लिए आप यूज करोगे थर्ड पर्सन, उसको आप कहोगे थर्ड पर्सन। मसलन मेरा एक दोस्त है, अब वो मेरे सामने नहीं है, मैं उसकी बात करूंगा तो मैं क्या उसके लिए यूज करूंगा? एक दफा तो मैंने उसका ले लिया नाम, लेकिन अब अगेन एंड अगेन जब मैंने उसकी बात करनी है तो मैं उसके लिए वर्ड यूज करूंगा ही। वो अपने घर में है, मैं अपने घर में हूँ, उसकी अगर मैं बात करूंगा तो डेफिनेटली आई विल यूज वर्ड ही। अब अगर वही पर्सन मेरे सामने आ जाता है तो फिर मैं ही यूज नहीं करूंगा, फिर मैं यूज करूंगा यू। ये बात आप समझ गए कि थर्ड पर्सन वो होता है जो दीवार के पीछे होता है। अब वही बंदा कमरे में मेरे सामने खड़ा है, कमरे से बाहर निकल गया है, दीवार के पीछे चला गया है। अब अगर मैं उसकी बात करूंगा तो मैं यू यूज नहीं कर सकता, ना मैं आई यूज कर सकता हूँ। मैं अगेन आई विल यूज द वर्ड ही। तो वो पर्सन जो सामने नहीं होता, जो गायब सूरत में होते हैं, वो तमाम जो हैं वो कहलाते हैं थर्ड पर्सन। ही, शी, इट और दे। अब इसमें 2 कैटेगरीज हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। तो 3 जो हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं, ही, शी और इट, एंड 1 इन थर्ड पर्सन प्लूरल, दैट इज दे। ये कैटेगरी आपकी होगी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की। माइक जो है वो ऑफ कर लें जी। मतलब पै गया। चले, ये है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये ना आपको याद होने चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है। 7 हैं, उनको हमने कैटेगराइज किया क्योंकि आगे टेंसेस आ जाते हैं, वर्ब की फॉर्म आती है। हम बात करते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपने ये यूज़ करना है, या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आपने ये यूज़ करना। तो वहाँ फिर आपको समझ नहीं आती कि ये किसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने इसको जहन में रखना है। अब इन 7 कैटेगरीज को हम 3 हालतों में डिस्कस करते हैं। एक इनकी जो सिंपल हालत है, जो पहली हालत है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। ये देखिए ऊपर रेड में शो हो रहा है, यहाँ से देखिए रेड में सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। अब आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये वाले आगे सब्जेक्टिव केस में, ये फिक्रे में बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। अब आप आ जाएं इनके सेकंड केस के ऊपर। इसको कहते हैं पोजेसिव केस और जेनेटिव केस। पोजेसिव या जेनेटिव। लफ्ज पोजेशन का मतलब होता है मलकियत, पोजेसिव का मतलब है ये मलकियत को शो करते हैं। मसलन आई से माई, वी से आवर, यू से योर। अब ये तमाम जो है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर,
ये तमाम मलकियत को शो करते हैं। और याद रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ, ये कभी भी अपने तौर पर अलहदा नहीं आते। ये जब भी आएंगे ये एक नाउन के साथ आएंगे जिसकी मलकियत को ये जाहिर करेंगे। मसलन माई जो है, कभी भी माई अकेला नहीं आता। माई जब भी आएगा इस तरीके से आएगा, माई होम, माई पेन, माई कार, माई हाउस, माई सिटी। तो ये जो कार, पेन, सिटी जो हमने साथ लगाए हैं ये नाउन है। उन नाउन की मलकियत को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वर्ड्स आते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं पोजेसिव केस या मलकिती प्रोनाउन इनको बोलते हैं। ये मलकिती प्रोनाउन उर्दू में कहलाते हैं। तो देयर, देयर जब आएगा कोई ना कोई इसके साथ नाउन आएगा जिसकी मलकियत को ये जाहिर करेगा। नेक्स्ट जो आखिरी इनकी फॉर्म है या केस है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। और ये फिक्रे में बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, लाइक मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। तो ये फिक्रे में वर्ब के बाद आते हैं, और जो सब्जेक्टिव केस है ये वर्ब से पहले आता है, बतौर सब्जेक्ट आता है। तो इस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है। मैं इनकी उर्दू एक दफ़ा आपको बोल देता हूँ कि जहाँ पर किसी को कन्फ्यूजन हो वो कर ले। यहाँ लिखी नहीं है लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा अगर ज़रूरत आप में से किसी को हो तो। आई मतलब मैं, माई मेरा या मेरी, और मी मुझे, वी हम, आवर हमारा या हमारी, और अस हमें, यू तुम या आप, योर तुम्हारा या आपका, या तुम्हारी या आपकी। ये सारे जो हैं उर्दू में इनके लिए यूज होता है योर। और आगे यू तुम्हें, ही वो लड़का, हिज उसका, मतलब यहाँ पर भी उसका लड़के के लिए आएगा, हिम उससे, शी वो लड़की, हर उसका या उसकी, और हर उसे, इट वो, ये बेजान के लिए अमूमन हम यूज करते हैं, इट्स उसका या उसकी, और इट उससे, और दे वो ज्यादा के लिए, देर उनका या उनकी, और देम उन्हें। ये इसका उर्दू में यूज़ था। ये तीन इनकी कैटेगरीज हैं, सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव। और इधर से इनकी तीन कैटेगरीज हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और फिर सिंगुलर प्लूरल हर पर्सन में वो अलहदा से हैं। तो टोटल ये 7 है। और जब हम इनको डिवाइड कर देते हैं तीनों कैटेगरीज में, प्लस करते हैं, तो ये 21 बनते हैं। अच्छा, इसमें आप अगर एक चीज़ नोट करें तो यू जो है वो सब्जेक्टिव भी यू है, ऑब्जेक्टिव भी यू है। तो वहाँ आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्टिव है और कौन सा ऑब्जेक्टिव है? जी कौन बताएगा? आपको कैसे पता चलेगा कौन सा तुम के लिए यूज हुआ है और कौन सा तुम्हें के लिए यूज हुआ है? क्योंकि दोनों हैं तो वाई ओ यू, यू है। जी रमा आप बताएं। तो ये जो सब्जेक्टिव होगा वो मलकियत को जाहिर करेगा। अच्छा जी, कोई और बताए। सर सब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा और ऑब्जेक्ट आई थिंक लास्ट पे आएगा जी मेरे यस, ख्याल में। इससे आपको पता चलेगा, बिल्कुल ठीक है कि जब वर्ब से पहले आएगा अगर यू तो उसका मतलब होगा तुम, और अगर वर्ब के बाद आएगा यू तो उसका मतलब होगा तुम्हें। क्योंकि देखिए ना वो ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है। पैटर्न ये होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, पैटर्न ये होता है, वर्ब दरमियान में है, सब्जेक्ट पहले है और ऑब्जेक्ट बाद में। अच्छा एक बात आपको मैं बता दूं कि मुझे नहीं पता कि आप में से किसका लेवल क्या है, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है और एजुकेशन वाइज लेवल क्या है। मैं जो पढ़ाऊंगा इंग्लिश में आपको ये इस तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से नर्सरी प्रेप के बच्चे को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगे कि सर ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं और सर इनको बयान कर रहे हैं, इसको भी इग्नोर कर दें। और अगर कोई चीज़ आपको ऐसी लगे कि ये चीज़ मुझे नहीं आती और सर ने बयान नहीं की तो वो पूछ लें। दोनों केस हो सकते हैं इसमें, क्योंकि मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ लोगों का लेवल मुख्तलिफ है। तो मैं वो चलूँगा, यहाँ कहीं आपको इशू आए तो आपने पूछ लेना है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन ये है आपसे कि शी के बाद हर जो है ये पोजेसिव भी है और हर ऑब्जेक्टिव भी है। तो कैसे आप डिफाइन करेंगे कि किस हर का मतलब उसका, उसकी है, और किस हर का मतलब उससे है? जी आंसर करें कोई भी।
सर एक के साथ हर सेल्फ और लगेगा। नाउन के साथ जो आएगा ना वो पोजेसिव केस होगा, और जो नाउन के बगैर आएगा वो पोजेसिव केस नहीं होगा, मतलब वो फिर वो दूसरे में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर अभी बताया आपने। जी बिल्कुल, अगर तो हर के साथ नाउन लगा होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर हर के साथ नाउन नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्टिव होगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ आई लाइक हर, आई लाइक हर, मैं उससे पसंद करता हूँ। अब मैंने हर कर दिया, तो हर अब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो गया। अब अगर इसी को मैं ऐसे कर दूं कि आई लाइक हर कार, तो अब क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया ना। सर अब पोजेसिव बन गया। हाँ देखिए, सिंपल हर मैंने कहा तो ऑब्जेक्टिव था, और ऑब्जेक्ट था वो, वहां पर हर बतौर ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। जब मैं कहता हूँ आई लाइक हर, अब हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्टिव केस है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, और है भी ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहता हूँ आई लाइक हर कार, तो अब हर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस ना रहा, बल्कि वो पॉजिटिव केस बन गया। यहाँ इस पॉइंट की अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो बोले, इसको मजीद फिर एक्सप्लेन करते हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक जो वर्ड है ना, एम्फेटिक, अच्छा, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव, ये मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये चीज़ें आपकी मिक्स होनी शुरू हो जानी है, इसलिए इनको थोड़ा सा पहले पढ़कर आया करें, क्यूरीज अपनी लेकर आए, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके आए, और यहाँ से जाने के बाद भी इनको करें, वरना ये मिक्सअप हो जाएंगी। अब ये जो दो प्रोनाउन है ना, इनको आपने सेपरेट रखना है, ये बहुत मिक्स होते हैं, एम्फेटिक और दूसरा कौन सा है? रिफ्लेक्सिव। कैसे मिक्स होते हैं? पहली बात तो ये है कि ये दोनों प्रोनाउन वो हैं जिनके साथ सेल्फ आता है। एम्फेटिक के बाद भी सेल्फ आता है, और रिफ्लेक्सिव के बाद भी सेल्फ आता है। मसलन प्रोनाउन के साथ ही सेल्फ लगा होता है। अगर सिंगुलर हो तो सेल्फ आता है, और अगर प्लूरल हो तो सेल्व्स आता है, SELVES। मसलन हर के साथ सिंगुलर है हर, तो हर सेल्फ, और देम प्लूरल है तो देम सेल्व्स, ऐसे। तो एम्फेटिक जो वर्ड है ये एम्फसिस के लिए यूज होता है। ऐसे लफ्ज जब आप यूज करते हैं ना, जोर देने के लिए, एम्फसिस करने के लिए, तो उसको बोलते हैं एम्फेटिक। प्रोनाउन दैट एम्फसिस प्रोसीडिंग नाउन आर प्रोनाउन, जो उससे पहले जो यूज हुआ है ना, नाउन या प्रोनाउन, उसके ऊपर ये आपका प्रोनाउन एम्फसिस करता है। मसलन वो कहती है कि शी हर सेल्फ कुक्ड द फूड, उसने खुद खाना बनाया है। शी हर सेल्फ कुक्ड द फूड। अब हर सेल्फ जो है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, और ये किसके ऊपर फोकस कर रहा है, किसको एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है शी को, क्योंकि प्रोसीडिंग जो नाउन है वो शी है ना, शी हर सेल्फ। अब आप जोर देकर कहते हैं, मैंने खुद किया है ये काम। जब आप ऐसे बात करते हैं, मैंने खुद किया, तो उस टाइम क्या आता है? ये आप जोर दे रहे होते हो अपने ऊपर। ठीक है, तो इसको कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। दे देमसेल्व्स कंप्लीट द बुक वर्क, उन्होंने खुद काम मुकम्मल किया है। दे देमसेल्व्स, दे की वजह से देमसेल्व्स आया, शी की वजह से हर सेल्फ आया। अगर यहाँ पर होता, आप लोग आंसर दीजिएगा, अगर यहाँ पर होता यू, तो फिर क्या आता? योर सेल्फ। yourselves। योर सेल्फ, yourself, योर सेल्फ। अगर यहाँ पर होता आए, फिर क्या आना था? myself, myself। और अगर होता यहाँ पर वी, myself, वी, ourselves, सेल्फ आवर, ourselves। आवर सेल्व्स, ourselves। आवर सेल्व्स। selves। अच्छा, कोई एक एक एग्जांपल तो जरा मुझे बना कर दें इस फिक्रे की, इस एम्फेटिक प्रोनाउन की। वन पर्सन वन एग्जांपल, एक एक फिक्रा बनाएं। I myself write a I letter. myself जी जी, बनाए बनाए, कंप्लीट करें, जो बात शुरू कर देते हैं फिर मुकम्मल किया करें। I myself draw the map. गुड जी, नेक्स्ट।
आई की जगह पर शी लगा दें, यही फिक्रा बना दें ड्रा द मैप वाला। She herself buy the book. गुड, ठीक है। और जी We ourselves caught the सर fish. शी हर सेल्फ वर्क खुद काम करती है। ठीक है। और बाकी लोग? सर जी you yourself go to Lahore. यू योरसेल्फ गो टू लाहौर। ठीक है। और He We himself our qualify the exam. गुड, ही हिमसेल्फ क्वालिफाइड द एग्जाम। तो एग्जाम तो खुद ही क्वालिफाई करना होता है अली हसन। एग्जाम में कोई हेल्प नहीं करता, चलो बाकी कामों में तो फिर हेल्प हो जाती है। अच्छा सर, इसमें एक चीज और मुझे बताएं कि इसके साथ हम नेम भी यूज कर सकते हैं या प्रोनाउन ही यूज करना है? नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब अली हिमसेल्फ क्वालिफाई फॉर द एग्जाम, या इस तरह यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त आपका सवाल है। अब आपने देखना है कि कौन सा जेंडर यूज हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसके बाद प्रोनाउन उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको ये जी यूज करना है। अच्छा, आपको रोकने का मकसद ये था कि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए और अगले से आप कंफ्यूज ना हो। ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर डेफिनेशन में आप जाएं तो ये होता है कि ये हमेशा बतौर ऑब्जेक्ट यूज होता है और ये सब्जेक्ट की तरफ जो है वो एक्शन को रिफ्लेक्स करता है, बैक एक्शन को रिफ्लेक्स करता है टूवर्ड्स द सब्जेक्ट। आप डेफिनेशन से निकलें, आप आए सामने। वो कहता है आई कैन सर्व माई सेल्फ, मैं खुद सर्व कर सकता हूँ। अब माई सेल्फ जो है ये यूज हुआ है इसमें बतौर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे कैन हेल्प देमसेल्व्स, वो अपनी मदद कर सकते हैं। अब फर्क सिर्फ इतना है कि वो भी सेल्फ के साथ है, रिफ्लेक्सिव भी सेल्फ के साथ है। जब याद रखने का तरीका बताने लगूं, जब आपका सेल्फ वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद इस्तेमाल हो तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, और जब आपका सेल्फ वाला प्रोनाउन वर्ब से पहले इस्तेमाल हो तो वो एम्फेटिक होगा। छोटा देसी फार्मूला याद रखने का, डिफरेंशिएट सर एक करने का। दफा दोबारा रिपीट कीजिएगा। देखें, जब आपका जो सेल्फ वाला प्रोनाउन है ना, सेल्फ वाला मतलब माई सेल्फ, हिम सेल्फ, ये वर्ब के बाद इस्तेमाल हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और अगर वर्ब से पहले इस्तेमाल हो तो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। जी मैं ये कॉल ले लूं, होल्ड कीजिए। जी किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इन दोनों में?
जी रम क्लियर है, चले आगे चलते जी सर, थोड़ी हो रही है कंफ्यूजन, ये क्लियर कर दें दोबारा से, इनकी एग्जांपल दे दें 2-3 अलग अलग। एग्जांपल्स जितनी मर्जी बना लें, इसी को आप कर लें। अ, जो चीज़ है ना, देखें ये देखें, इसको मैं ना बैक पे ले जाता हूँ। ये बच्चों ने जो एग्जांपल्स दी हैं, काफ़ी सारी ऐसी एग्जांपल और बन जाएंगी इसकी। कंफ्यूजन इसमें थोड़ी सी आपको बननी है, लेकिन ये जो फार्मूला मैंने आपको बता दिया ना, इससे सिंपल हो जाएगा आपका। ये देखें, इसमें हर सेल्फ जो है ये कुक से पहले यूज़ हुआ है, तो ये एम्फेटिक है। हर सेल्फ कुक से पहले यूज़ हो गया। शी हर सेल्फ कुकड द फूड, तो अगर इसी को कुक के बाद ये यूज़ होता तो ये रिफ्लेक्सिव में चले जाना था। और इसी तरह देमसेल्व्स है, ये अब आप देखें रिफ्लेक्सिव में, तो ये आफ्टर वर्ब जो है वो इस्तेमाल हुए। डेफिनेशन वाइज बेशक आप छोड़ दें, ना करें, आपको आइडेंटिफिकेशन वहाँ पर करनी है, तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन आपकी आसानी से हो जाएगी। नेक्स्ट है जी सर, क्लियर हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, एक लफ्ज़ आपने याद रखना है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है इशारा करना। पॉइंट टूवर्ड्स नाउन, पॉइंट का मतलब है इशारा करना, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है इशारा करना। जो किसी की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है ना नाउन, वो कहलाता है प्रोनाउन, वो कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मसलन दिस, दैट, दीज, दोस, ये चारों जो वर्ड्स हैं ये इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इनमें डिफरेंस आप देख लें पहले क्या है। दिस, दिस का मतलब है ये, और ये सिंगल चीज़ के लिए यूज़ होता है। दिस की प्लूरल है दीज, जब चीज़ें ज़्यादा हो जाएं तो आप यूज़ करते हो दीज। दीज का मतलब भी है ये, दिस का मतलब ये, दीज का मतलब ये। अगर मेरे सामने टेबल पर एक किताब पड़ी हुई है तो मैं कहूँगा दिस इज़ ए बुक, ये एक किताब है। अगर ज़्यादा किताबें हैं तो फिर मैं कहूँगा दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। दोनों में दिस और दीज में मैंने यूज़ जो है वो ये ही किया है उर्दू में, लेकिन एक किताब के लिए दिस इज़ अ बुक और ज़्यादा किताबों के लिए दीज आर बुक्स। अब आ जाएं दैट और दोज पर। तो दैट और दोज दोनों का मतलब है वो। दैट जो है ये यूज होता है जब एक चीज हो, दैट इज अ कार, दैट इज अ बुक। और जब ज्यादा चीजें हों तो आप यूज करोगे दोज, दोज आर बुक्स, दोज आर कार्स। अच्छा, अब किन चीजों के लिए आपने दिस और दीज यूज करना है और किन चीजों के लिए आपने दैट और दोज यूज करना है? पहले तो बात यह है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये दोनों दिस, दैट, दीज, दोज चारों जो है ये इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब कोई चीज़ आपके सामने पड़ी हो और आपने उसकी तरफ इशारा करके बात करनी हो, पॉइंट करके फिंगर का इस तरीके से इशारा, तो आप इसको इन चारों को यूज़ करोगे। दिस ये सिंगुलर, दीज ये प्लूरल, दैट वो सिंगुलर और दोस वो प्लूरल। तो ये चारों जो हैं ये हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जी इसमें कोई कंफ्यूजन दिस तो नहीं? और दीज लीव के लिए और दैट और those। दोबारा बताएं, पूरे लफ्ज बोले ना आप, लफ्ज ही खा जाती हैं अपने। दोबारा बताएं। सर मैंने बोला दिस और जो दीज है ये करीब की चीजों के लिए होता है, और जो है वो दैट और जो है दोस्त 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 ये दूर के लिए होता है सर। सर कितनी ये उर्दू में दूर इसको के इसमें लिए होता इशारा है? भी कहते हैं ना? जी जी, कितना सर एक जी दूर? कितनी की दूर के लिए? हाँ सर जितना जितना नजर आ नजर आ जाए। जाए। हाँ हाँ, ठीक है आपकी बात, और जितना नजर नजर आना चाहिए, लाजमी है आए। हाँ सर, इतना भी दूर ना हो। हाँ नहीं ये ना, नहीं, अगर बंदा फोन पे इशारा कर रहा हो किसी की तरफ तो फिर वो इसमें हाँ इशारा नहीं ना हुआ। फोन पर भी बात अगर बात वीडियो हम कर कॉलिंग कर देते रहे हैं। फिर हो सकता है। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि दोस्त जो है या दैट जो है ये थोड़ा सा ये दूर है ना चीज, थोड़ी सी आप कमरे में ही है, मतलब थोड़ी सी दूर है, आप उसकी तरफ इशारा। और दिस और दैट जो है ना ये आपके अमूमन हाथ की रेंज में होती है। मसलन मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे सामने ये पड़ा हुआ है,
लैपटॉप, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा दिस। और थोड़ा सा वो, अब मैं बताते हुए भी ना बेख्तियारी तौर पर मुझसे निकल गया, वो थोड़ा सा दूर ना वो पड़ा हुआ है, जो ये है हीटर पड़ा हुआ है गैस वाला। तो अब उसके लिए देखिए मैंने यूज़ आपके लिए ये यूज़ नहीं किया, मैंने कहा वो, तो ये ऑटोमेटिकली थोड़े से फासले पर वो, और बिल्कुल जो नज़दीक हो आपकी रेंज में हो उसके लिए दिस और दिस। तो बेसिक ये है कि इनका सिंगुलर हाँ और सर जी, प्लूरल जो का इशारे क्या। अच्छा होते हैं सर, वो इसमें हमेशा सामने ही जो चीजें होती हैं उनके लिए इशारा होता है, कभी भी जो बैक पे चीजें होती हैं उनके लिए तो नहीं ना इशारा होता मेरा ख्याल। जी जी नहीं सर, इसमें एक चीज ये भी तो हो सकता है ना सर, कि जब आप कुछ स्टोरी निरेट कर रहे हैं तो उसमें भी तो आप इशारा कर रहे होते हैं, किसी चीज की नरेशन कर रहे होते हैं, तो वहां भी तो ये जो हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव ही होगा, दे। जी जी कैसे? ऐसे ही। दे जो होगा सर। सर जी मुझे तो समझ ही नहीं आई ये वाली बात। नहीं अली हसन, वो और चीज़ है, वो आप और तरफ चले गए हो कि दे या ही, तो इस तरीके से वो सारे डेमोन्स्ट्रेटिव हैं जब आप नरेशन में जाते हो। ये वो नहीं है, ये सही। डेमोन्स्ट्रेटिव वो है जो पॉइंट करने के लिए आप ड्यूरिंग कन्वर्सेशन सामने जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनकी तरफ इशारा करने के लिए, जो आपकी नज़र में हैं उनके लिए यूज़ होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। और ये सही आगे सर, जाएंगे तो थैंक। आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी आ जाएंगे, यही चीज़ें फिर एडजेक्टिव बन जाएंगी। जी नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, that refer to the members of a group individually rather than collectively। आप collectively कर लेते हो, मसलन इसमें क्या आता है, each, any, neither, either, or other। they refer to persons or things one at a time। they are always singular। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। इसको आपने बहुत सी जगहों पर अप्लाई करना है, याद रखें। जब भी ईच, एनी, ईदर, नीदर और अदर, ये जब भी अल्फाज आएंगे इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। अब इसमें ये एरर में आ गए ना, या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मसलन एक लफ्ज़ है ना पीपल, पीपल हमेशा प्लूरल होता है, पीपल इज नहीं, पीपल आर आएगा, ठीक है। अब ये जो ईच है, हम बात करते हैं ईच ऑफ द बॉयज, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, ठीक है, हैज। ये ज्यादा में से एक की बात हो रही है, ये आगे एग्जांपल्स में भी आ जाएगा। यू मे ब्रिंग एनी ऑफ योर फ्रेंड्स टू द पार्टी। अब ये देखें, यू मे ब्रिंग, आप ला सकते हो, एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स में से कोई भी आप किसी एक को ला सकते हो, किसी को आप ला सकते हो, तो ये बतौर सिंगुलर यूज होगा। इसी तरीके से ईच ऑफ यू विल बी अवार्डेड अवार्ड। 10 बंदे खड़े हैं, आप कहते हो तुम में से हर एक को अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन जब आप यूज कर देते ना ईच, इसमें आगे जो वर्ब आएगा ना वो फिर सिंगुलर वर्ब आएगा, और ये सिंगुलर के तौर पर यूज होता है। कहाँ दे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, मतलब ये सिंगुलर यूज होते हैं। ईच, ये एनी, ये हमेशा सिंगुलर के तौर पर यूज होते हैं, मतलब इनके साथ जो वर्ब आएगा ना बाद में वो भी सिंगुलर होगा। बात समझ गए? देखिए सिंगुलर और प्लूरल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मिस्टेक्स ही सारी इन्हीं की वजह से होती हैं। सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ सिंगुलर वर्ब आना है, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आना है। असल में मसला पता क्या बनता है, मसला ये बनता है कि स्टूडेंट ये समझता है कि एस की कोई वैल्यू नहीं है, अगर आप बॉय लगा दो या बॉयज़ तो एक ही बात है, क्योंकि दोनों से मुराद तो वो लड़का ही है ना, एक लड़का या ज़्यादा लड़की। लेकिन इससे इशू ये बनता है कि उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो गलत हो जाता है, और जब वर्ब गलत हो जाए तो पूरा फिक्रा गलत हो जाता है। मसलन अगर आपने लगाया बॉय, बॉय आपने आगे लगा दिया प्ले हॉकी, तो अब बॉय गलत नहीं हुआ, प्ले गलत हो गया, क्योंकि अगर बॉय आया तो फिर प्लेस आना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बॉय को बदल दो या आप प्ले को बदल दो। अगर आप बॉय को सही रखो तो आपको आगे प्लेस लगाना पड़ेगा, अगर आप बॉयज कर दो तो फिर आपको प्लेस नहीं बल्कि प्ले लगाना पड़ेगा।
तो इस तरीके से देखें कि सिर्फ एस ना लगाने की वजह से आपका वर्ब गलत हो गया। जी एग्जैक्टली बाकी जगहों पर भी होता है। मसलन अगर बॉय आया तो आपने लगाना है हैज़। मसलन फिक्रा आपने ये यूज़ कर दिया बॉय हैव प्लेड, गलत हो गया। अब जा तो बॉयज करो या हैव को हैज़ करो। इस तरीके से सिंगुलर और प्लूरल का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका वर्ब गलत हो जाएगा। वर्ब गलत हो गया तो सब कुछ गलत हो गया। इनडेफिनेट प्रोनाउन जो डेफिनेट ना हो उनको इनडेफिनेट बोलते हैं। इनडेफिनेट का मतलब ये जो आपको पता ना हो, ठीक है। ऑल वर ट्रीटेड वेल, मतलब अब स्पेसिफिक नहीं होते ये। अनस्पेसिफाइड को इनडेफिनेट बोलते हैं। ऑल वर ट्रीटेड वेल, नो वन इज स्पेसिफिक हु वाज ट्रीटेड वेल, ऑल वर ट्रीटेड वेल, तमाम को अच्छा ट्रीट किया गया। तो ऑल जो है ये एक प्रोनाउन है और ये एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इसी तरीके से समवन, अब यहाँ पर भी आपने स्पेसिफिक नहीं किया। 10 बंदे खड़े हैं, आप कहते हो कि समवन कम हियर, कि कोई मेरे पास आ जाए। तो देखें आपने 10 में से किसी को स्पेसिफाई नहीं किया, दैट इज अनस्पेसिफाइड, सो दैट इज इनडेफिनेट। इसी तरीके से आप कहते हो एवरीवन शुड सिंग नेशनल सॉन्ग, यू हैवंट स्पेसिफाइड समवन स्पेशल दैट यू सिंग सॉन्ग, यू सिंग नेशनल सॉन्ग। एवरीवन हर कोई, तमाम, कोई एक, समवन, एनीवन, ये क्या कहलाते हैं? जो अनस्पेसिफाइड होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। अच्छा एक्सक्लेमेटरी हैं, ये सिंपल सी बात है। जो एक्सक्लेमेटरी वो होते हैं जो इमोशंस को जाहिर करते हैं, फीलिंग्स को जाहिर करते हैं। इसमें 3 किस्म की फीलिंग्स आती हैं। नंबर 1 आपकी हैरानगी का इजहार करते हैं। मसलन ये हैरानगी का इजहार है, व्हाट अ लवली गर्ल, व्हाट अ हाई माउंटेन, ठीक है, व्हाट अ हॉरर मूवी। अब ये देखें ये तमाम में क्या है? एक वंडर है, वंडर का इजहार है। सम टाइम जो है ये जैसे व्हाट आई विल हैव टू वेट फॉर अनदर आवर, क्या मुझे 1 घंटा और इंतजार करना पड़ेगा। अब ये क्या है? ये भी एक वंडर का इजहार है। तो ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है जो आपके इमोशंस को जाहिर करते हैं। इसमें देखें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, या एंड पर आता है या ये वर्ड के बाद आ गया। तो ये जो डंडा सा लगा होता है ना उसके नीचे नुक्ता होता है, ये होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये प्रोनाउन कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अच्छा रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो होते हैं जो डबल उसमें वो आते हैं, ईच अदर और वन अनदर, जो एक्शन को रेसिप्रोकेट करते हैं। दे रेफर टू द पर्सन और थिंग विच आर एक्टिंग ऑन ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। अब देखें कैसे, 2 चीज़ें होती हैं इसमें, हमेशा 2 चीज़ें होती हैं। मसलन शोएब एंड अली एक एग्जाम्पल है, और दूसरी एग्जाम्पल क्या है? उसमें भी 2 चीज़ें, द वायर टच्ड मी, वायर और मी। अब ये कैसे एक दूसरे के ऊपर एक्ट करेंगे? शोएब एंड अली किल्ड ईच अदर, एक दूसरे को मार दिया। दूसरे में क्या है? द वायर टच्ड मी एंड वी किस्ड ईच अदर फॉर द लास्ट टाइम, मतलब नंगी तार से लग गया ना, एंड वी किस्ड ईच अदर फॉर द लास्ट टाइम, उसके बाद मर गया, करंट लग गया। तो ये क्या है? ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जी ये अब आपका टॉपिक जो है ये मुकम्मल हो गया। इसमें डिफरेंट टाइप्स और काइंड्स जो हैं प्रोनाउन की ये आपने डिस्कस किए हैं। इसमें जो कोई क्वेश्चन है आपका वो कर लें, यहाँ से समझ नहीं आई